हेलो स्टूडेंट, कैसे सब लोग। माय नेम इज़ राहुल मुर्जे और आज हम लोग एनडीए का सबसे आसान टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम, उसका पार्ट फर्स्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे कि बायनोमियल थ्योरम को हम लोग को कैसे पढ़ना है। सो बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट विद द बायनोमियल थ्योरम पार्ट। चलो देखो, तो बच्चों बायनोमियल थ्योरम बेसिकली होता क्या है। देखो, जब भी हम लोग कोई अगर ऐसा वाला हम लोग एक्सपांशन देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई रेस टू n, करेक्ट है, या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड रेस टू n, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं x और y, यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं x और y, ठीक है। तो इन दो वेरिएबल्स का जो ब्रैकेट का एक्सपांशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। तो यानी यहाँ पे अगर दो वेरिएबल्स होंगे तो इट इज कॉल्ड एज अ बायनोमियल। दो वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा? बायनोमियल, ठीक है। और अगर तीन वेरिएबल्स होंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल, ठीक है। फिलहाल अब हम लोग ट्राइनोमियल के बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। और ये ब्रैकेट का जो पावर होता है n, तो दैट n शुड बी अ नेचुरल नंबर, क्योंकि बच्चों n कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर, यानी n स्टार्ट होगा 1 2 3 ऐसे n जाएगा आगे, क्लियर है। अगर तुमने गलती से अगर ब्रैकेट का पावर अगर जीरो ले लिया, गलती से अगर ब्रैकेट का पावर अगर जीरो ले लिया तो एक्सपांड नहीं होगा बेटा, क्योंकि एनीथिंग रेस टू जीरो जो होता है वो 1 होता है। एनीथिंग रेस टू जीरो क्या होता है? 1 होता है, तो ये एक्सपांड नहीं होगा। तो इसलिए ये जो ब्रैकेट का पावर n होता है, इट शुड बी अ नेचुरल नंबर, इट शुड बी अ नेचुरल नंबर, करेक्ट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक्सपांशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे कि तुम लोग एक्सपांशन कर रहे हो x प्लस वाई रेस टू जीरो, तो इसका तो बेटा आंसर आने वाला है 1, ठीक है। अगर हमने लिखा x प्लस वाई रेस टू 1, तो इसका आंसर आएगा x प्लस 1, ठीक है। इसको अगर हमने लिखा x प्लस वाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो बेटा इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अगर इसको हमने ऐसे लिखा कि x प्लस वाई का ब्रैकेट क्यूब, तो ये ब्रैकेट सबको आता है, स्कूल में हमने पढ़ा था। तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, अंडरस्टूड। इस तरीके से हम लोग इस एक्सपांशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपांशन में अगर कोई भी एक्सपांशन यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो उस एक्सपांशन में एक एंट्री सी चीज तुमको यहाँ पे दिख रही है। जब भी हम लोग ब्रैकेट का हायर पावर लेके एक्सपांड करने को जाते हैं तो एक्सपांशन के बाद जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, उसका कोएफिशिएंट देखो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और लास्ट टर्म जो होता है उसका भी कोएफिशिएंट 1 आ रहा है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब, इसका कोएफिशिएंट 1, लास्ट टर्म वाई क्यूब, इसका कोएफिशिएंट 1। तो ये जो एक्सपांशंस होते हैं उस याद रखना कि उसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद और एक चीज हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रैकेट का पावर जो होगा वही इस एक्सपांशन में जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स का डिग्री होगा। जैसे x का डिग्री यहाँ पे 2 आ रहा है, 2, x और y इन दोनों को मिलाकर डिग्री निकालेंगे तो 1 प्लस 1 2 आ रहा है, और y का भी डिग्री कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है, क्लियर हो रहा है। यानी ब्रैकेट का जो पावर होता है वही इन वेरिएबल्स का क्या होता है? डिग्री होता है, करेक्ट है। यहाँ पे देखो अगर ब्रैकेट का पावर 3 है तो यहाँ पे भी देखो 2 प्लस 1, इसका जो डिग्री आएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। यहाँ पे भी देखो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3। अरे बस इट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। और क्या हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं? और क्या नोट डाउन कर सकते हैं? और एक चीज हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो एक्सपांशन लिया है उसमें x हमारा फर्स्ट वेरिएबल, x क्या है हमारा? फर्स्ट वेरिएबल, x इज और फर्स्ट वेरिएबल, और y जो है बेटा हमारा सेकंड वेरिएबल, y हमारा सेकंड वेरिएबल। तुम लोग यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग चीज नोट डाउन कर सकते हो। इनिशियली हम लोग फर्स्ट वेरिएबल का पावर मैक्सिमम ले रहे हैं, यानी ब्रैकेट का जो पावर होगा वही फर्स्ट वेरिएबल का इनिशियली मैक्सिमम पावर होगा, करेक्ट है। उसके बाद तुम लोग देखो कि x का पावर कम होते जा रहा है, x क्यूब के बाद वो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, x स्क्वायर के बाद वो हो जाएगा बेटा x रेज़ टू 1,
और ऐसे कर करके फाइनली वी आर रीचिंग टू द x रेज़ टू 0, क्योंकि anything रेज़ टू 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कि पावर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इज डिक्रीजिंग, पावर ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 3 to 0, यहाँ पे लिख रहा है 3 to 0। और दूसरा चीज हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, y का पावर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे मैंने जो 1 लिखा है उसकी जगह पर लिख राइट डाउन y रेज़ टू 0। तो देखो बेटा y का पावर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका काम हो गया। अब देखो y का पावर 0 से 1 हो रहा है, करेक्ट है, और 1 से 2 हो रहा है, और फाइनली y का पावर मैक्सिमम हो जा रहा है। क्लियर है? तो इसका मतलब पावर ऑफ सेकंड वेरिएबल इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 3, फ्रॉम 0 to 3। हैव यू अंडरस्टूड? बहुत आसान पार्ट है जो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब ये बात अगर हमको समझ में आ गई, तो अगर मेरे को x plus y raised to power n इसका अगर एक्सपेंशन करना होगा तो कैसे करेंगे? देखो मैं इसको ऐसे करूंगा, x plus y raised to power n। तो याद रखो हमने क्या बोला था बेटा यहाँ पे, कि जो फर्स्ट वेरिएबल होता है उसका पावर कम होना चाहिए, मैक्सिमम टू 0 होना चाहिए। मैक्सिमम ने ब्रैकेट का पावर जो होता है मैक्सिमम पावर होता है, और जो सेकंड वेरिएबल होता है उसका मिनिमम टू मैक्सिमम पावर जाना चाहिए, यानी 0 से 3। तो उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट का पावर अगर n ले लेंगे तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, कॉमन सेंस की बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो x का पावर ले लेंगे मैक्सिमम n ले लेंगे, और फाइनली जब हम लोग लास्ट में आएंगे तो x का पावर हम लोग ले लेंगे बेटा 0। क्लियर हो रहा है? इट इज वेरी सिंपल। और इनिशियली हम लोग बेटा पावर ले लेंगे y का 0, और फाइनली बेटा y का पावर हो जाएगा n। देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको, यानी x का पावर जो होगा बेटा, x का पावर वो n to 0 जाएगा, यानी कब होगा n to 0 x का पावर है। x के बारे में बोल रहे हैं। और अगर y के बारे में अगर सोचेंगे तो बेटा y का जो पावर है वो 0 से n जा रहा है, y का जो पावर है वो 0 से n जा रहा है। इस तरीके से तुम लोग इसको सोच सकते हो, इट इज गोइंग फ्रॉम 0 to n। ठीक है, और उसके बाद हम लोग x का पावर कम करते जाएंगे, y का बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब x रेज़ टू n माइनस 1 और y रेज़ टू 1, और एक चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, और लिख लेते हैं तो x रेज़ टू n माइनस 2, y रेज़ टू 2, और फाइनली ऐसे कर करके वी कैन राइट इट एज x रेज़ टू 0 और y रेज़ टू n। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, तो ये बात हमारा यहाँ पे हमने खत्म किया। ओके, ना अब हमने तो x और y के टर्म्स में यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे बेटा ये आता है कि ये जो कोएफिशिएंट्स तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे तुम लोग देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे 1 आ रहा है ना, या यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है। ये जो कोएफिशिएंट्स ये कहाँ से आ रहे हैं? ये बेटा बेसिकली कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं पास्कल ट्रायंगल से। कहाँ से आ रहे हैं? पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल से कोएफिशिएंट आ रहे हैं। तो पास्कल ट्रायंगल सबको बनाना आता है ना, तो पास्कल ट्रायंगल बेटा हम लोग कैसे बनाते हैं? देखो हम लोग करते हैं 1 से स्टार्ट, करेक्ट है, 1 के स्टार्ट, और ट्रायंगल के फॉर्म में हमको पास्कल ट्रायंगल लिखना है। जैसे हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे तो साइड में 1 1 लिखेंगे, ऐसे लिखा 1 1, और आगे बढ़ेंगे साइड में हमने ऐसा 1 1 लिखा। अब काम करो, ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो, उसमें इस 1 + 1 को क्या लिखो? 2 लिखो, यहाँ पे बीच में लिखो। ठीक है, फिर से साइड में 1 1 लिखो। तो थोड़ा सा इसको मैच करने के लिए हम लोग इसको इंटेंशनली ऐसे लिख लेते हैं। देखो ये यहाँ पे अगर 1 आ गया तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे 1 1, इसके लिए हम लोग लिखेंगे 1 2 1। ठीक है, और लास्ट के लिए हम लोग साइड में 1 1 लगाएंगे, क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल 1 होता है और कोएफिशिएंट ऑफ लास्ट वेरिएबल 1 होता है। अब इन दोनों का बेटा एडिशन कर लो, कितना आएगा? 3, और इन दोनों का एडिशन कर लो, कितना आएगा? 3 आएगा। इस तरीके से तुम इसको कर सकते हो। अगर 4th पावर होगा तो 4th पावर को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
1 1 करके, तो 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, इस तरीके से यू कैन कंस्ट्रक्ट अ पास्कल ट्रायंगल। इसको हम लोग नाम दिया पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल, ठीक है, इसको हमने नाम दिया पास्कल ट्रायंगल, ठीक है, ओके। तो ये सारे कोएफिशिएंट्स पास्कल ट्रायंगल से हम लोग लिख लेंगे। हैव यू अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ये जो सारे कोएफिशिएंट्स पास्कल ट्रायंगल से हम लोग यहाँ पे बना रहे बेटा, उसको इन टर्म्स हम लोग कॉम्बिनेशन, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है उसके टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको मालूम है कि जो फर्स्ट वेरिएबल होता है उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो x2 का कोएफिशिएंट 1, x2 का 1, इस तरीके से। तो कोएफिशिएंट 1 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन का पार्ट यूज करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे NC0। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? NC0। तुम लोगों को मालूम है ना NC0 का वैल्यू बेटा कितना होता है? 1 होता है। जैसे कॉम्बिनेशन में तुमने पढ़ा होगा NC0 का आंसर बेटा 1 होता है। अब इसका क्या मतलब, NC0 का मतलब क्या होता है? NC0 का मतलब क्या होता है देखो, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टोटल आइटम्स होंगे, n नंबर ऑफ टोटल आइटम्स, तो उसमें से मेरे को 0 आइटम सिलेक्ट करना है, 0 आइटम सिलेक्ट करना है, उसमें से हमको 0 आइटम सिलेक्ट करना है। तो टोटल अगर मेरे पास n नंबर ऑफ आइटम्स है, उसमें से 0 आइटम्स अगर सिलेक्ट करना है, तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 1 ही होगा। यानी क्या है कि टोटल आइटम में से मेरे को कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो उसका नंबर ऑफ वे 1 ही होता है। तो इसलिए NC0 का आंसर 1 आता है, ठीक है। और एक चीज NCN अगर देखेंगे, तो अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स n है, टोटल आइटम्स n है, और n में से हमको n आइटम्स का सिलेक्शन करना है, n आइटम्स का सिलेक्शन करना है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और किसी स्कूल के मैच के लिए 5 स्टूडेंट के ग्रुप में से मेरे को 5 में से 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। यानी 5 स्टूडेंट का जो ग्रुप है उसमें से 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। उसके नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? एक ही होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं आपको कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है, A B C D E, ऐसे 5 स्टूडेंट्स है, तो 5 स्टूडेंट ये हो गए, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 5 हो गए, करेक्ट है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 5 हो गए। तो 5 स्टूडेंट में से मेरे को 5 ही सिलेक्ट करना है, गेटिंग ऑफ? तो उसके नंबर ऑफ एक ही होगा, क्योंकि सबको ही ले लेंगे ना उसमें, गेटिंग द आइडिया? तो इसलिए NCN का भी आंसर बेटा कितना था? 1 आता है। तो जो स्टार्टिंग का वेरिएबल होता है हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन में, और जो लास्ट का वेरिएबल होता है उसका कोएफिशिएंट लाने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने NC0 लिखा, तो यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे मैंने अगर इसको लिखा NCN, तो इसका भी आंसर 1 आता है। इसका भी आंसर यहाँ पे 1 आता है। तो थोड़ा मैं x पहले लिखता हूँ और y बाद में लिखता हूँ, ठीक है? करेक्ट। अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो NC0 में ये जो नीचे वाला सबस्क्रिप्ट का जो नंबर है ना, वही नंबर सेकंड वेरिएबल ले लेगा, दिख रहा है? वही नंबर सेकंड वेरिएबल ले लेगा। यानी हम लोग कॉम्बिनेशन में इसको ऐसे लिखते हैं ना, NCR। तो ये जो R है ना, R वो सेकंड वेरिएबल का पावर होगा। R हमारे सेकंड वेरिएबल का पावर होगा, ठीक है? R विल बी पावर ऑफ सेकंड वेरिएबल, ठीक है? तो यहाँ पे देखो नीचे सबस्क्रिप्ट में n आ रहा है, तो y का पावर कितना आ रहा है? n आ रहा है, n, करेक्ट है? तो बाद में फिर लिखना बहुत आसान है। देखो NC1 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो y का भी पावर 1 आ रहा है, दिख रहा है? ठीक है। इसको मैं लिखूंगा NC2, तो यहाँ पे अगर 2 आ रहा है तो y का भी पावर 2 आ रहा है, ठीक है? इस तरीके से इसको तुम लोग याद कर सकते हो। ये हमको कोएफिशिएंट दे देंगे, जैसे ये कोएफिशिएंट है ना 1 2 1, इस तरीके से हमको कोएफिशिएंट दे देंगे। बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको हम लोग। अब x का पावर याद कैसे रखोगे? ये जो n और 1 है ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है ना x का पावर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है ना x का पावर। और तुम लोग ये भी चीज याद रख सकते हो कि ये जो x का पावर है और जो y का पावर है, इन दोनों का बेटा जो एडिशन होता है वो n ही आना चाहिए। अभी मैंने समझाया ना तुम लोगों को, जो एक्सपांशन के बाद जो वेरिएबल्स का डिग्री होता है वही ब्रैकेट का पावर होता है। जैसे यहाँ पे 1 + 1 2 2 2 इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो n - 1 + 1, यानी मैं अगर ऐसे करूंगा n - 1 + 1, तो 1 1 कट होके तो कितना आएगा? ब्रैकेट का पावर आ गया।
तो याद रखना जो दो वेरिएबल हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं उनके पावर का एडिशन ब्रैकेट का पावर ही आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से हम लोग इसको बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। चलो देख लो एक बार, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। इट इज अ स्टार्टिंग पार्ट एंड इट इज वेरी सिंपल पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और मैं इसको इरेज कर देता हूं। और जैसे जैसे लेक्चर चल रहा है तुम लेक्चर के साथ ही नोट्स बना सकते हो, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम बनाना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को चाहिए तो तुम लोग रिपीटेडली भी देख सकते हो, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगर किसी को डाउट आ रहा है, कुछ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में तुम लोग डाउट तुम्हारे शेयर कर सकते हो। तो अभी हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन देख लिया, x प्लस वाई रेज़ टू पावर n, ठीक है? तो इसको मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं nc0 x रेज़ टू n y रेज़ टू 0 प्लस nc1 x रेज़ टू, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बेटा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन x का पावर n-1, और ये जो होगा वो y का पावर होगा y रेज़ टू 1, यानी सेकंड वेरिएबल हमारा, करेक्ट है? तो अब मैं इसको फाइनल लिख लेता हूँ। फाइनल टर्म होगा NCM और इसको हम लोग लिखेंगे n-n0, n-n0, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है ना x का पावर बेटा, देख लो n-1 इधर आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन x का पावर, ये y का पावर होगा, करेक्ट है? याद रखना बहुत आसान है। तो यहाँ पे अगर n होगा तो यहाँ पे भी n आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से तुम लोग इसको लिख सकते हो। तो अब थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम लोग समझेंगे। देखो ये जो नीचे की वैल्यूज हमको दिख रहा है 0 1 यहाँ पे दिख रहा है, इनको हम लोग बोलेंगे r की वैल्यूज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? r की वैल्यूज, ठीक है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल होता है, कॉल को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इनको बोलेंगे r की वैल्यू। देखो r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, ऐसे कर करके इसको हम लोग बोलेंगे r इज इक्वल टू n, ठीक है? r इज इक्वल टू n ना। तो ये r क्या होता है ना, बेसिकली सिंपल सी बात है। देखो तो जब हम लोग कॉम्बिनेशन में लिखते हैं NCR, तो मेरे पास अगर टोटल n नंबर ऑफ आइटम्स होंगे तो उसमें से r सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन कैसे होता है बेटा? देखो A B C D E, करेक्ट है? तो मान के चलो एनडीए के लिए तुम लोग जा रहे बेटा, अभी 5 लोगों का ग्रुप है और 5 लोगों के ग्रुप से एसएसबी में तुम लोगों का सिलेक्शन होने वाला है एनडीए के लिए, ठीक है? सिलेक्शन होने वाला है। तो सिलेक्शन कैसे हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी कैंडिडेट अगर उनको अगर पसंद नहीं आया एसएसबी इंटरव्यू में तो किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेगा, यानी 0 सिलेक्शन, यानी 5 में से 0 सिलेक्शन। तुम ऐसे बोल सकते हो 5 में से 0 सिलेक्शन, या तुम लोग 5 में से 1 सिलेक्ट कर सकते हो, 5 में से 2 सिलेक्ट कर सकते हो, 5 में से 3 सिलेक्ट कर सकते हो, 5 में से 4 सिलेक्ट कर सकते हो, या 5 में से 5 सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान ये रखने वाली बात है बेटा, ध्यान ये रखने वाली बात है, जो ये r का वैल्यू होता है ना, r का वैल्यू कभी भी n से बड़ा नहीं होना चाहिए, कभी भी n से बड़ा नहीं होना चाहिए। कभी तुम ऐसे बोल सकते हो क्या कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अगर मेरे पास 5 है तो उसमें से 6 सिलेक्ट करना है बेटा। अगर टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अगर मेरे पास 5 है और उसमें से सिलेक्ट करना 6, इट इज नॉट पॉसिबल, हाईली इम्पॉसिबल ना बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। एक कभी कभी टर्म ऐसा आता है 5c-1, तो क्या करोगे? 5 में से -1 सिलेक्ट करोगे बेटा, ये भी इम्पॉसिबल है। तो जब भी ऐसे अगर तुमको वैल्यू आ गया ना, ऐसे वैल्यू आ गया तो उसका झट से आंसर बोल देना 0, उसका आंसर बोल देना 0, क्योंकि बेटा 5 में से 6 हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते, उसके नंबर में 0 होंगे। गेट इट दैट क्लियर? और यहाँ पे 5 में से -1 भी सिलेक्ट नहीं होगा, उसके नंबर में 0 होंगे। तो ये हमारे r का काम होता है। तो तुम लोग देख पाओगे ये जो n होता है
n total number of items, that n must be a natural number. n must be a natural number. यानी वो कहां से स्टार्ट होगा बेटा? 1 2 3, क्योंकि n क्या हो रहा है कि हमारा ब्रैकेट का पावर आ रहा है. अगर तुमने n का वैल्यू अगर 0 ले लिया तो सत्यानाश हो गया बेटा. बाइनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग फिर? अंडरस्टूड? क्योंकि अगर n का पावर 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा एनीथिंग रेज़ टू 0 1 हो जाएगा. एक्सपांशन मिलेगा ही नहीं अपने को. तो n कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता. लेकिन r जो होता है ना बेटा, r होल नंबर होता है. r क्या होता है? होल नंबर होता है. r एक होल नंबर होता है. ये तुम लोग को ध्यान रखना है, r होल नंबर. क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला, n में से 0 सिलेक्ट करोगे या n में से 1 सिलेक्ट करोगे, 2 सिलेक्ट करोगे, n में से n सिलेक्ट करोगे, इसलिए r होल नंबर आना चाहिए और n नेचुरल नंबर आना चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से हम लोग r को समझ सकते हैं. r को समझ सकते हैं. तुम लोग चाहे तो इसको फिर से रिवर्स करके देख सकते हो और इसको इरेज कर सकते हो बेटा, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, ठीक है. अब देखो ना, अगर मैं इस एक्सपेंशन को अगर जनरल फॉर्म में लिखना है तो हाउ विल आई राइट डाउन? समेशन r इज इक्वल टू 0 अप टू n. क्यों लगा रहा हूं बेटा समेशन का साइन? क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है इस वजह से. r कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, और r कहां एंड कर रहा है? n पर. तो इसका मतलब लिमिट हमारा कहां से कहां जाएगा? 0 से लेके n तक चला जाएगा. ठीक है. अब हमको ये वाला टर्म दिख रहा है, उसको लिखेंगे NCR. n से लिखेंगे. x का जो पावर होगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, n माइनस r, और y का पावर ये r आएगा. इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं. अंडरस्टैंड पॉइंट? दिस समेशन कैन बी आल्सो एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस. इस समेशन को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद और एक चीज होती है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म. अब टर्म क्या होता है बेटा? जैसे अगर मैंने a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर लिख लिया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बेटा इनको बोलते हैं हम लोग टर्म्स. इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड टर्म. ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड टर्म. ये टर्म्स होती है. ठीक है. अब अगर तुम लोग वो ऊपर वाला एक्सपेंशन देखोगे, ऊपर वाला एक्सपेंशन अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग देखो जहां पे हमारा फर्स्ट टर्म आता है, जहां पे हमारा फर्स्ट टर्म आता है, देख रहे सबको, जहां पे हमारा फर्स्ट टर्म आता है वहां पे आने वाली 0 की, यानी 1 से कम होती है. जहां पे हमारा सेकंड टर्म आता है, जहां पे हमारा सेकंड टर्म आता है वहां पे आर की वैल्यू 1 होती है. देखो अगर दूसरा टर्म होगा तो आर की वैल्यू 1, यानी टर्म का नंबर और आर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का होता है. यानी जो भी हमारा टर्म होता है वो आर की वैल्यू से 1 से ज्यादा होता है. जैसे आर का वैल्यू अगर 1 होगा तो टर्म दूसरा 1 से ज्यादा टर्म. आर का वैल्यू 0 हो गया तो टर्म 1 होगा, फर्स्ट टर्म, यानी इसमें 1 जोड़ दो. तो आर की वैल्यू में अगर 1 जोड़ दोगे तो टर्म मिलेगा. तो इसका मतलब अगर किसी भी टर्म को लिखना है तुमको तो टी आर प्लस 1 इस तरीके से लिखते हैं, टी आर प्लस 1. अब टर्म को शो कैसे करते हैं बेटा? कोई भी टर्म को शो करने के लिए 3 चीजें जरूरी है. क्या? बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यानी हमारा कॉम्बिनेशन वाला पार्ट, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट, और हमारे दो वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल. इस तरीके से टर्म को लिख सकते हैं. तो यू कैन राइट ऑन टर्म एज NCR, फर्स्ट वेरिएबल x, सेकंड वेरिएबल y. फर्स्ट वेरिएबल का जो पावर होगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, n और r का सब्ट्रैक्शन, n माइनस r, और y का पावर ये होगा r आएगा. और एक चीज याद रखना कि ये जो दो वेरिएबल है बेटा, इन दोनों का पावर का समेशन, यानी हमारे ब्रैकेट का पावर आना चाहिए. तो देखो करके देखो, n माइनस r प्लस r करेंगे तो r और कट गया, तो इसका मतलब ब्रैकेट का पावर n आ रहा है. जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना x प्लस वाई रेस्ट स्क्वायर, उसको मैच कर रहा है ना बेटा. ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली. ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस टर्म को लिख सकते हैं. वी कैन राइट द टर्म, वी कैन राइट द टर्म. ओके, अच्छी बात है. तो बेटा हमारे ये स्टार्टिंग का बाइनोमियल थ्योरम का लिटिल बिट इंट्रोडक्टरी पार्ट है. ठीक है.
अब इसके बाद बायनोमियल थ्योरम में हम लोग ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, कोएफिशिएंट्स एनसीआर वगैरह, तो हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ डील कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इंफॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देखो, आप लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा कि एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। देखो एन का फैक्टोरियल करो, उसके बाद आर का फैक्टोरियल करो, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। करेक्ट? इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। करेक्ट? एक फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ एग्जांपल इसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले फैक्टोरियल चीज क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 4 फैक्टोरियल, तो कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो 4 है ना उसको 1 से कम करते जाना है, यानी 4 into 3 into 2 into 1 यानी 24। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब, एक से कम करते जाओ। 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, इस तरीके से। जैसे तुमने 5 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इसका मतलब 120 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से होता है फैक्टोरियल का कैलकुलेशन। करेक्ट है? कभी कभी अगर ऐसा आ गया 0 फैक्टोरियल तो उसका आंसर लिख देना बेटा 1। क्यों? क्योंकि उस फॉर्मूला पुट करके देख सकते हो 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अभी हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 ही होता है, याद रखो, भूलना मत। ठीक है? अब ये तुमको फैक्टोरियल का समझ में आ गया, चाहिए तो इसको रिपीट करके देखो, कोई इशू नहीं। अब कुछ कॉम्बिनेशन के हम लोग एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बेटा लिखा फर्स्ट एग्जांपल 5C4, या चलो मैं इसको लिख देता हूँ 5C2। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, डायरेक्टली 5C2 को अगर देखेंगे तो बोलेंगे सर ये फॉर्मूला लगा कि हम लोग 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू इन दोनों का माइनस करके 3 फैक्टोरियल ऐसे लिखे। क्या जरूरत नहीं है, इससे भी मैं तुमको आसान ट्रिक समझाता हूँ। इससे आसान ट्रिक समझाता हूँ। क्या करो, ये जो 5 है ना, 5 और उसके नीचे कितना है 2 है, तो 5 को 2 बार लिखो, रिड्यूस करके 2 बार लिखो। जैसे 5 into 4 और इसको एज इट इज रिड्यूस कर लो 2 into 1, तो आंसर कितना आएगा बेटा 10 आएगा, है ना सर? देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10C3 लिखा तो कुछ नहीं करना है, 10 को 3 बार रिड्यूस करो। जैसे 10 into 9 into 8 डिवाइड बाय 3 एज इट इज हम लोग रिड्यूस करेंगे 3 into 2 into 1, तो ये 4 ये 3, तो 12 into 10 120। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है? अब और इंटरेस्टिंग मजेदार ट्रिक होती है कॉम्बिनेशन में, और इंटरेस्टिंग मजेदार चीज होती है कॉम्बिनेशन में, हम लोग पढ़ेंगे। देखो अगर समझ लो, मान के चलो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा 10C3 लिखा, तो इस 10C3 को मैं क्या करता हूं ना, अभी शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, अभी हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों मैं आपको मालूम करूं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 10 का फैक्टर लिखेंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टर लिखेंगे और उन दोनों का सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 10 - 3 7 फैक्टोरियल। और एक वैल्यू लिखते हैं 10C7, इसको भी वैसे लिखते हैं। 10 का फैक्टर ऊपर आएगा, नीचे आएगा 7 का फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल। तो हो क्या रहा बेटा, देखो इधर तुम लोग ये वाली चीज देखो और इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो इन दोनों का बेटा न्यूमरेटर सेम है, इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर भी सेम ही है, सिर्फ फ्लिप हो चुका है। यानी यहाँ पे 3 फैक्टोरियल into 7 फैक्टोरियल है और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल, यानी फ्लिप हो गया डिनोमिनेटर। तो फ्लिप होने से आपको क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो सेम ही रहेगा, दोनों क्वांटिटी सेम ही है, न्यूमरेटर भी सेम है डिनोमिनेटर भी सेम है। इसका मतलब यहां से हम लोग बोलोगे कि 10C3 must be equal to 10C1, 10C3 must be equal to 10C3, 10C3 must be equal to 10C3। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लिपिंग थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्लिपिंग थ्योरम। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग फ्लिपिंग थ्योरम। इट इज कॉल्ड एज फ्लिपिंग थ्योरम, फ्लिपिंग थ्योरम। अब इस फ्लिपिंग थ्योरम को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? हाउ विल यू राइट इन दिस फ्लिपिंग थ्योरम इन शॉर्ट? तो देखो वही एग्जांपल में कंटिन्यू कर रहे हैं।
मैंने लिखा था 10c3 मस्ट बी इक्वल टू 10c1, याद आ रहा है? 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो दोनों का वैल्यू सेम ही बेटा। तो एक्चुअली बेसिकली मैं अगर इसको एनसीआर मान लूं, इसको अगर मैं एन और इसको आर मान लूं, तो एनसीआर करेक्ट है, एनसीआर। तो देखो एनसीआर 10 ऊपर बचे तो यहाँ पे भी एन ही बचेगा। सिर्फ ये जो 7 क्या हो रहा है ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब n माइनस आर लिखोगे। देखो 10c3 10c 10 माइनस 3 यानी 7 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही हम लोग इसको हमने नाम दिया था फ्लिपिंग थ्योरम। क्या नाम दिया था इसको हमने? फ्लिपिंग थ्योरम, फ्लिपिंग थ्योरम, करेक्ट है। अब इस बेटा फ्लिपिंग थ्योरम की और एक मजेदार चीज होती है, और एक मजेदार चीज जो इंडिया में पूछता है लोग, है ना, और एक मजेदार चीज देखो। फ्लिपिंग थ्योरम लगाने के बाद ना, अगर ऊपर के पावर n और n अगर सेम होंगे, फ्लिपिंग थ्योरम में देखो इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, ऊपर का पावर n और n सेम है, तो जो सब्स्क्रिप्ट में जो चीजें होती है ना, उनका समेशन हमेशा इक्वल टू n ही होता है। देखो n माइनस आर प्लस आर, आर और आर कट गया तो इसका मतलब आंसर n है। अरे बस समझ में, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से जैसे आप ये करके देखो ना बेटा, 3 + 7 10 10 10, इस तरीके से। तो चलो बेटा एक बार तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड को जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। तो बोलोगे सर बीच बीच में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। जो जो बीच बीच में छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, लूफहोल से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सब मजेदार चीजें बाइनोमियल थ्योरम में, बहुत आसान चैप्टर है। अब थोड़ा बेटा हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले वगैरह छुपे हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो पास्कल ट्रायंगल को लिखेंगे किससे हम लोग? 1, यहाँ पे मैंने लिखा 1 1, तो इन दोनों के एडिशन करके बीच में लिखो, साइड में 1 1, ठीक है। फिर इन दोनों के एडिशन बीच में इधर आना चाहिए, ट्रायंगल ऐसे 2 + 1 3, और साइड में 1 1 लगा दो बेटा, साइड में 1 1 लगा दो। फिर से देखो इन दोनों का एडिशन 4, साइड में 1 1 लगा दो। 3 + 3 6, 3 + 1 4। देखो ये लिखते वक्त ना ऐसे बीच में ट्रायंगल बनना चाहिए, 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और लास्ट में 1 लगा दो ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। और लास्ट में फाइनली और एक बार ट्राई कर लेते हैं। 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, और यहाँ पे लगाएंगे 1, इस तरीके से। तो पास्कल ट्रायंगल का यूज बाइनोमियल थ्योरम में जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको अगर समझाऊं कि यहाँ पे अगर मैंने x + y का ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है, x + y का ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है, तो इसको कैसे लिखोगे बेटा? x² + 2xy + y², करेक्ट है। तो यहाँ पे तुम लोग को कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, देखो 1 है ना, ये 1 ये 2, और ये यहाँ पे 1 आ रहा है, करेक्ट है। तो देखो 1 2 1 दिख रहा है, 1 2 1 2, तो बेटा बाइनोमियल कोएफिशिएंट में हमारे लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक होता है n का वैल्यू और दूसरा होता है r का वैल्यू, जो r हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो पास्कल ट्रायंगल में n को कैसे ढूंढेंगे और r को कैसे ढूंढेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर टाइम बिंग के लिए इसको हम लोग इग्नोर कर लेते हैं, इग्नोर इस 1 को इग्नोर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे जो रोज दिख रहे हैं ना, वो n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू। जैसे इसको मैं बोल दूंगा n = 1, इसको मैं बोल दूंगा n = 2। क्यों? अब तुम लोग देखो ना, n क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम का जो ब्रैकेट्स होते हैं उस ब्रैकेट्स का पावर होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने n को 2 लिखा तो उसका कोएफिशिएंट देखो 1 2 1 आ रहा है, ये मैच कर रहा है इसको। इसलिए यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको हम लोग n बोलेंगे। तो ये n = 3 होगा,
ये n इज इक्वल टू 4 होगा या n इज इक्वल टू 5 होगा, n इज इक्वल टू 5 होगा। इस तरीके से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब तुम लोग बोलेगे सर r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू बताओ बेटा। देखो ये r की वैल्यू ऐसी होती है, देखो जैसे लेफ्ट से स्टार्ट करना, r की वैल्यू के लिए लेफ्ट से स्टार्ट करना, लेफ्ट से स्टार्ट करना r की वैल्यू के लिए। जैसे ये वाला वैल्यू होता है r इज इक्वल टू 0, ये वाला वैल्यू होता है r इज इक्वल टू 1, ये वाला वैल्यू होता है r इज इक्वल टू 2। इस तरीके से हम लोग r को ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 ये वाला वैल्यू r इज इक्वल टू 1 को शो करता है, ये वाला वैल्यू r इज इक्वल टू 2 को शो करता है, ये वाला वैल्यू r इज इक्वल टू 3 को शो करता है। करेक्ट है, करेक्ट है। तो किसी भी वैल्यू को हम लोग लिख के देख लेते हैं। और ये बेसिकली ये जो होता है ना 1 3 3 1 ये बाइनरी कोएफिशिएंट्स होता है, अभी हमने देखा ना बाइनरी कोएफिशिएंट्स होते हैं। जैसे चलो अगर मैंने इस वैल्यू को लिखना चाहता हूं, इस वैल्यू को लिखना चाहता हूं, इस वैल्यू को लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कैसे लिखोगे बेटा? देखो ये जो 1 होगा उसको कैसे लिखोगे? r 0 है उस 1 का और n 2 है, इसका मतलब 2c0 ये जो पहला वैल्यू आ गया। हमारे ये जो बेटा सेकंड वैल्यू आ गया उसको कैसे लिखोगे? n 2 है और r 1 है तो 2c1 इस तरीके से। और ये बेटा वैल्यू इधर आ गया तो इसको हम लोग लिखेंगे 2c2 करके देखो। अभी हमने पढ़ लिया था ना बेटा NC0 का वैल्यू 1 होता है, यानी दो नंबर ऑफ आइटम्स होंगे तो उसमें से 0 सिलेक्शन करने का नंबर ऑफ वे एक ही होता है। अगर मेरे पास 2 आइटम्स होंगे तो 2 में से 2 आइटम सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज भी एक ही होता है, ठीक है। और ये जो 2c1 होता है इसका वैल्यू बेटा 2 होता है। आप बोलेंगे सर कैसे? कैन यू राइट डाउन 2c? 2c को हमने ये फॉर्मूला लगाया 2c1 को NCR इज इक्वल टू NCN माइनस n, ये हमारा फ्लिपिंग थ्योरम लगाएंगे तो कुछ नहीं करना बेटा। NCR तो NCN माइनस r, तो n का वैल्यू 2 है, r का वैल्यू 1 है, तो 2c इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अच्छा यहाँ पे 1 ही आता है, ठीक है। तो नहीं अब इसमें ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ पे तो 1 ही आ रहा है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको तुम लोग ऐसे याद रखो कि मेरे पास समझ लो दो क्या है, मेरे पास 2 लोग है ए और बी, है ना। टोटल आइटम्स मेरे पास ए और बी, उस तरीके से जाएंगे बहुत आसान है। टोटल आइटम्स होंगे ए और बी, तो उसमें से एक को सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करना है। 2 आइटम्स है ए और बी, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है। तो आइदर मैं ए को सिलेक्ट कर सकता हूं या बी को सिलेक्ट कर सकता हूं। तो टोटल 2 आइटम में से एक को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? आइदर ए और बी। नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे बेटा? 2 ही आएंगे, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा 2। तो इसलिए जब भी ऐसे लिखा होता है ना NC1, इसका आंसर लिख लो n, डायरेक्ट। बहुत आसान है, तो कोई डिफिकल्ट वाला पार्ट नहीं। कॉम्बिनेशन से जाएंगे ना हम लोग। 2 लोग हैं, 2 में से एक को सिलेक्ट करना है, तो आइदर मैं ए को सिलेक्ट करूंगा या बी को सिलेक्ट करूंगा, करेक्ट है। तो उसके नंबर ऑफ वेज दिस एंड दिस 2 हो गए, गेटिंग अप। तो इसलिए इसके हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर n लिखेंगे। सो देखो यहाँ पे फिर से अब समझ में आ रही बात कि हम लोग कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला लगा रहे थे NCR क्यों लगा रहे, क्योंकि वो हमको बाइनोमियल कोएफिशिएंट देता है। आ रहा है ना 1 to 1। जैसे अभी हमने एक्सपेंशन किया ना x प्लस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं ना 2c0 x स्क्वायर प्लस, अब y रेशो 0 लिखना चाहते तो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, प्लस 2c1 का वैल्यू 2 होता है और यहाँ पे x का पावर 1 y का पावर 1 प्लस 2c2 x का पावर 0 y का पावर 2। देख लो फिर से बेटा 2c0 का वैल्यू 1, n की रेशो 0 y का y रेशो 0 1 होगा, तो x स्क्वायर बचेगा। 2c1 का वैल्यू 2 xy और 2c2 का वैल्यू 1, n की रेशो 0 1 और y स्क्वायर, ये आ जाएगा y स्क्वायर। इस तरीके से ये हम लोग ऐसे पास्कल ट्रायंगल में यहाँ पे चीजों को ढूंढ लेते हैं। सो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पास्कल ट्रायंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज देयर, ठीक है। फ्लिपिंग थ्योरम कहाँ पे लगाएंगे? जब हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन करते हैं फ्लिपिंग थ्योरम से बहुत आंसर बहुत आसान हो जाता है। जैसे मेरे पास समझ लो 5c4 है। अब मैं जो मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताया था उसमें मैंने क्या किया था कि 5 को 4 बार रिड्यूस करना। अब 5 को 4 बार कौन रिड्यूस करेगा, इतना बड़ा कौन करेगा कैलकुलेशन, उससे बेहतर है मैं इसको फ्लिपिंग थ्योरम लगा देता हूँ।
5C4 यानी NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, करेक्ट है। तो 5C4, तो 5 से 4 को माइनस कर लो तो आंसर आएगा 1, और 5 से 1 का आंसर होता 5। तो ये यहाँ से हम लोग ऐसे आंसर निकाल सकते हैं जल्दी से, ठीक है। ठीक है, और कुछ पास्कल ट्रायंगल में हम लोग पैटर्न ढूंढ लेते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे देखो, ये वाला वैल्यू होगा r इज इक्वल टू 0 का, ये वाला वैल्यू होगा r इज इक्वल टू 1 का, ये वाला वैल्यू होगा r इज इक्वल टू 2 का, करेक्ट है। r इज इक्वल टू 2 का वैल्यू बराबर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं ना, इन दोनों को लिख लेते हैं, इन दोनों को लिख लेते हैं। देखो दिख रहा है इधर, मैं इधर लेके जा रहा हूँ उसको, बता इस 4 को कैसे लिखोगे। देखिए इस 4 के लिए R1 है, कैसे लिखते हम लोग, NCR कोएफिशिएंट है ना, बाने में कोएफिशिएंट, तो R1 है और n हमारा 4 है, तो इसको हम लोग बेटा ऐसे लिखेंगे 4C1 यानी हमारी 4 की वैल्यू। तो 4 आइटम में से एक को सिलेक्ट करना तो आंसर 4 होगा, करेक्ट है। उसी तरीके से अब इस 6 को मैं कैसे लिखता हूं, देखो 6 को कैसे लिखता हूं, तो R कितना मेरा बेटा 2 है और n कितना है 4 है, तो 4C2 यानी 6। अब 6 कैसे आगे लिखेंगे, 4 को 2 बार रिड्यूस करो, 4 into 3 अपॉन 2 into 1, तो आंसर कितना आ गया बेटा 6 आ गया, करेक्ट है 6 आ गया, अंडरस्टैंड 6 आ गया। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूं, देखो अब हमने एक पास्कल ट्रायंगल में इंटरेस्टिंग चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, वो ये था कि इस 4 और 6 का एडिशन 10 होगा, 4 और 6 का एडिशन 10 होगा, तो यानी ये जो 10 है इसके लिए हम लोग अगर r की वैल्यू देखेंगे तो देखो ये r इज इक्वल टू 0 यहाँ पे, ये r इज इक्वल टू 1 है और ये r इज इक्वल टू 2 है, करेक्ट है। तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, यानी इन तीनों के बीच में हम लोग कोई तो रिलेशन बना सकते हैं, इन तीनों के बीच में हम लोग कोई तो रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन क्या है, इस 10 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो 10 को हम लोग बेटा कैसे लिखेंगे, देखो 10 को कैसे लिखेंगे, 10 के लिए R2 है और N 5 है, तो 10 को हम लिख सकते हैं 5C, यानी अगर मैं इस कोएफिशिएंट्स को देख लूं तो देखने के बाद कैन आई राइट डाउन, कैन आई से दैट 4C1 plus 4C2 must be equal to 5C2, must be equal to 5C2, करेक्ट है, must be equal to 5C2। देखो इससे बहुत इंटरेस्टिंग हमारा पैटर्न बन रहा है। ये दो बेटा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, ये दो क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म, एक के पीछे, यानी पहले यहाँ पे देखो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, पहले यहाँ पे 4 आएगा उसके बाद 6 आएगा, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। यानी अगर मैं इसको NCR बोल दूं, इसको मैं क्या बोल दूं, NCR बोल दूं, तो इसका आगे का टर्म कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा बेटा, NCR+1 होगा, क्या होगा, NCR+1। देखो यार वही दिख रहा है ना, देखो R का वैल्यू अगर 1 होगा तो इधर R का वैल्यू 2 आएगा, NCR+1 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। तो उसका शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या होता है, अगर ऐसा आ गया तो हमने देखा कि इन दोनों का एडिशन 5C2 आ रहा है, यानी 4 + 6 का एडिशन 10 आ रहा है, तो हमने देखा ऐसे शॉर्टकट यहाँ पे बन रहा है कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे, तो जो ऊपर का n है उसमें एक मिलाओ, ऊपर के n में एक मिलाओ, ऊपर के n में एक मिलाओ, तो आ गया 5, और ये जो नीचे वाला r है उनमें से बड़ा कौन है, बड़ा 1 और 2 में बड़ा है वो लिखेंगे। तो यही ट्रिक हम लोग इसमें भी लगाएंगे जनरल फॉर्मेट में, तो n और n लिखा, तो n में एक बढ़ाएंगे तो n+1 होगा, और इन दोनों में से बड़ा कौन है, r+1 है, तो r+1 हमने लिखा। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एनडीए में इसके बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं, तो ये वाला पार्ट आपको करना आना पड़ेगा, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। चलो इसको और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा, समझ लो NCR-1 लिखा प्लस NCR करेक्ट है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, r की वैल्यू के बीच में डिफरेंस 1 का है, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे n और 6 है, तो n में एक बढ़ाओ n+1, और इन दोनों में से बड़ा कौन है, r बड़ा है, तो ये हमारा बेटा आंसर होगा। इस तरीके से तुम लोग यहाँ पे
पास्कल ट्रायंगल में ये जो पैटर्न छुपा था, इस पैटर्न को हमने यहाँ पे बेटा ढूंढ के निकाला। मैं सारी चीजें अभी क्यों बता रहा हूँ कि बाद में इसके ऊपर बहुत सारे हमको क्वेश्चंस करने हैं। दैट्स दिस पार्ट इज हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज टेक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। मैं और एक पैटर्न यहाँ से ढूंढने की, और एक पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तब तक मार्कर में एक डाल के आएगा। ओके, नाउ चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा देता हूं। तो बेटा इस पास्कल ट्रायंगल में और एक पैटर्न यहाँ पे छुपा है, और एक पैटर्न छुपा है, उसको बोलते हैं हम लोग हॉकी स्टिक पैटर्न। हॉकी स्टिक पैटर्न, देखो हॉकी स्टिक पैटर्न क्या होता है, वो थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा पास्कल ट्रायंगल में ना। थोड़ा एक काम करते हैं, तुमको 1 3 6 एक लाइन में दिख रहा है, ऐसे एक लाइन में दिखे। तो इन तीनों का सम 10 आ रहा है। यानी मैं अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अगर इसको टिल्ट कर लूं तो इन तीनों का यहाँ पे सम आ रहा है 10। तो कैसे इसको 10 आ रहा है मैं पहले देखता हूं। देखो 1 + 3 + 6 = 10। तो इस 1 को पहले लिखना सीख लो। तो 1 को कैसे लिखोगे, 2c2 प्लस इस 1 का वैल्यू लिखना आता है ना बेटा तुम लोगों को, n2 है, r2 है, 2c2। इस 3 का वैल्यू लिखेंगे, प्लस करेंगे 3 का वैल्यू, तो n3 है और ये 2 होगा। तो कैन यू राइट डाउन दिस 3c2 बराबर। उसके बाद इस 6 को कैसे लिखोगे बेटा, 6 को n4 है और यहाँ पे r2 है, तो प्लस 4c2 ठीक है। अब ये हॉकी स्टिक ना टर्न मारा इधर, इस टेन की तरफ, उस टेन की तरफ मत जाओ। हॉकी स्टिक ऐसे टेढ़ा करके टर्न मार रही है, ये टेन लेना पड़ेगा। तो r = 3 होगा बेटा इधर, है ना, उसको r = तो इस टेन को कैसे लिखोगे तुम लोग, 10 को कैसे लिखोगे, ये 5 होगा, 5 होगा और ये 3 होगा उसका। तो कैन यू राइट डाउन 5c3, कैन यू राइट डाउन 5c3। फॉर्म बार किसका आ रहा है, सॉरी ठीक है। देखो 2c2 इसका वैल्यू बेटा 1 प्लस 3c2 को फ्लिपिंग थ्योरम लगाएंगे तो 3c1, तो इसका आंसर 3 आएगा। 4c2 का आंसर 6 था, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो इसका आंसर 10 आ गया। 5c3 का यानी 5c2 का मत निकालो, 5c2 का निकालो, 10 आंसर आता है। तो इसको अगर मैं केयरफुली ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे को एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे नजर आ रहा है। वो ये नजर आ रहा है बेटा कि नीचे का वैल्यू फिक्स हो रहा है, नीचे का वैल्यू फिक्स है सीरीज में इसमें, और ऊपर की वैल्यू में एक बढ़ रहा है, ऊपर की वैल्यू में एक बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं KCK, देखो 2c2 KCK लिखा KCK। अब क्या करो, ऊपर की वैल्यू में एक बढ़ाते जाओ, यानी k + 1, नीचे का फिक्स रखो KCK प्लस k + 2 CK। गेटिंग माय पॉइंट, इस तरीके से आगे सीरीज जाएगा। तो इसका फिर फाइनल आंसर जो 5 से रहा है, उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, उसका शॉर्टकट ट्रिक वही है, 4 में 1 ऐड कर लो और नीचे वाले में भी 1 ऐड कर लो। दिख रहा है, 2 + 1 3, 4 + 1 5। इसका मतलब
अगर ये वाला सीरीज में अगर फाइनली एनसी के अगर कर दिया मैंने इसको, एनसी के अगर कर दिया, इसे बढ़ते जाके एन तक मैं बढ़ाते गया, तो फाइनल वैल्यू में एक ऐड करूँ तो कितना होगा बेटा, एन प्लस वन होगा, और नीचे वाले में एक ऐड करूँ तो के प्लस वन होगा। इसको क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पैटर्न पहले तुम लोग अच्छे से इसको मेमोराइज कर लो, पैटर्न कैसे काम कर रहा है देख जाते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, हॉकी स्टिक पैटर्न बोलते हैं इसको। बहुत सारे हॉकी स्टिक पैटर्न पे बना सकते तुम लोग, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। याद कैसे रखोगे, नीचे का फिक्स रहना चाहिए, ऊपर में एक एक बढ़ना चाहिए, तो फाइनल आंसर कैसे निकालोगे जल्दी से। लास्ट के नंबर जो आएगा, लास्ट का कॉम्बिनेशन का पार्ट आएगा, उसमें ऊपर एक बढ़ाओ नीचे एक बढ़ाओ, तो ऐसे हो जाएगा। चलो हमारा पास्कल ट्रायंगल का पार्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक, अब मान के चलो मेरे पास ऐसी दो सीरीज है, x प्लस वाई रेस टू पावर n। तो इसको बेटा हम लोग कैसे लिखते हैं, nc0। अब तो प्रैक्टिस होना पड़ेगा तुम लोग को, x रेस टू n y रेस टू 0, nc1 x रेस टू n माइनस 1 y रेस टू 1 प्लस nc2 x रेस टू n माइनस 2 y रेस टू 2। ऐसे कर करके फाइनली हम लोग पहुंच जाएंगे nc n में, n 0 हो जाएगा, y रेस टू पावर तुम्हारा n हो जाएगा, ये हमको मालूम। अब कभी कभी बेटा सीरीज ऐसे आता है, x माइनस वाई का पावर n आ जाता है, करेक्ट है, x माइनस वाई का पावर n आ जाता है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, अगर माइनस आ गया तो इसको हम लोग प्लस करके ही सॉल्व करेंगे, प्लस करके ही सॉल्व करेंगे। कैसे देखो, क्योंकि हमारे पास प्लस वाला ही सीरीज अवेलेबल है, माइनस की सीरीज नहीं अवेलेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो x माइनस वाई रेस टू जो n लिखा है ना, तुम लोग उसको ऐसे लिखो, x प्लस ऑफ यहाँ पे लिखो माइनस वाई होल ब्रैकेट रेस टू n, इस तरीके से, यानी फर्स्ट वेरिएबल x होगा और सेकंड वेरिएबल माइनस होगा। तो कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो आंसर है उसी में सिर्फ y की जगह पर माइनस वाई पुट करो, y की जगह पर क्या पुट करना है बेटा तुमको, माइनस वाई। कैसे करेंगे देखो, फिर ऊपर का वही सीरीज होगा, सिर्फ y की जगह पर माइनस वाई पुट करेंगे, तो nc0 x रेस टू n माइनस y रेस टू 0 प्लस nc1 x रेस टू n माइनस 1 माइनस 1 का पावर सॉरी माइनस y का पावर 1 प्लस nc2 x रेस टू n माइनस 2 माइनस y का पावर 2। ऐसे कर करके फाइनली हम लोग यहाँ पे आएंगे nc n x0 माइनस y का पावर n। इजी सिंपल, बस जहाँ पे y के ऑड पावर्स होंगे वहां पे माइनस साइन आएगा, क्योंकि तुम लोग को पता है ना कि माइनस 1 रेस टू 1 का आंसर माइनस 1 होता है, माइनस 1 रेस टू 1 का 3 का पावर होता है माइनस 1 होता है। सिर्फ ऑड पावर आएंगे तो माइनस 1 रहेगा, और इवन पावर आएंगे तो आंसर प्लस 1 रहेगा, ये ध्यान रखना। तो जहाँ पे y का पावर ऑड है वहां पे माइनस आएगा, जहाँ पे y का पावर इवन है वहां पे आंसर प्लस आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं इसको रीराइट कर लूं तो आई कैन राइट इट एज nc0 x रेस टू n माइनस y 0। अभी ये n रेस टू 0 तो 1 ही होता है, तो उसको याद रखो, नहीं छोड़ दो। तो देखो माइनस y इधर आएगा तो माइनस बाहर आएगा, तो nc1 x रेस टू n माइनस 1 y प्लस, अभी माइनस y का स्क्वायर प्लस होगा, तो इसका मतलब nc2 x रेस टू n माइनस 2 y स्क्वायर होगा, और nc n x का पावर 0 माइनस y रेस टू n होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब बेटा इसके बहुत सारे तुम लोग को क्वेश्चन पूछ मिलता है इसके, तो क्या करते हैं ना, बहुत होशियार होते हैं इंडिया, अपने जे वाले क्वेश्चन पूछना बहुत होशियार होता है। तो क्या करता है, अब तुमने एक टर्म प्लस में लिखा है, एक टर्म माइनस में लिखा, अब क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा एक बार, और इन दोनों को एक बार माइनस कर देगा। तो एक सोच के देखो, तुम सोच के देखो, सिर्फ अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, यानी x प्लस वाई रेस टू पावर n प्लस x माइनस वाई रेस टू पावर n, तो क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या होगा। देखो बहुत आसान है, अगर मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूं बेटा, तो तुम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या, देखो ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो ऑड वाले पावर है, यानी जो ऑड कोएफिशिएंट्स है, ऑड कोएफिशिएंट्स दिख रहा है, वो कट जाएंगे, दिख रहा है, ऑड कोएफिशिएंट्स कट जाएंगे, तो दिख रहा है ये वाला प्लस nc1 माइनस nc1 कट जाएगा, देखो माइनस nc1 प्लस nc1, ये वाला पार्ट कट जाएगा, यानी ऑड कोएफिशिएंट्स कट जाएंगे, और बचेंगे क्या, सिर्फ इवन कोएफिशिएंट। तो याद रखना, दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को
दो बाइनोमियल एक्सपेंशन को ऐड करने के बाद और कोएफिशिएंट्स कट जाते हैं, लेकिन ये रूल कब एप्लीकेबल है? वेरिएबल सेम होने चाहिए, सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस होना चाहिए उन दो बाइनोमियल एक्सपेंशन में। वेरिएबल सेम होने चाहिए, एक्स वाई सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। तब जब इन दोनों को तुम लोग ऐड कर लेते हो तो और कोएफिशिएंट्स कट जाएंगे, इवन बचेंगे, इंक्लूडिंग दिस जीरो। जीरो हम लोग यहाँ पे इवन में काउंट कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं कट रहा है। तो देखो ना, वो नहीं कट रहा है ना, तो ये भी टर्म और ये भी टर्म दोनों का वैल्यू सेम है। कैसे देखो सेम है? NC0 1 होगा, NC0 1 होगा, Y0 1 माइनस Y0 1, तो क्या बचेगा? x⁻n बचेगा। ठीक है, तो ये सिमिलर टर्म जब ऐड होती है तो टू टाइम्स लिखते हैं ना, जैसे हम लोग बेटा 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। 4 इसका मतलब हम लोग इसको लिखेंगे 2 × 2, इस तरीके से 2 × 2। तो ये टर्म ऐड होगा इवन वाला, तो 2 हम लोग कॉमन निकालेंगे ऐड होने के बाद, तो क्या बचेगा? NC0 x⁻n। अब Y0 1 आएगा तो वो नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो प्लस। अब ये भी नहीं कटेगा, प्लस करने के बाद इवन वाले बचेंगे, अभी मैंने बोला ना तुम लोग को। तो यहाँ पे क्या बचेगा? NC2 x⁻n - 2 y⁻2 प्लस ऐसे कर करके फाइनली हम लोग यहाँ पे आंसर है। तो दो बाइनोमियल एक्सपेंशंस जिसकी वेरिएबल सेम है, सिर्फ दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस है, अगर हम दोनों को जोड़ दो तो इवन टर्म बचेंगे। देखो इवन कोएफिशिएंट 0 2 4 6 इस तरीके से। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लूंगा बेटा, तो फिर क्या होगा? इवन वाले कट जाएंगे, ऑड वाले बचेंगे। तो 2 टाइम्स NC1 x⁻n - 1 y⁻1 प्लस NC3 लिखो बेटा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n - 3, ये 3 इधर जाएगा और ऐसे फाइंड इस तरीके से। तो भूलना मत, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो प्लीज गो थ्रू दिस पार्ट, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। अगर तुमको सिर्फ इसका ही वैल्यू चाहिए था, इसका इस सीरीज का अगर वैल्यू चाहिए, इस 2 से डिवाइड कर सकते, तुम लिख दो 2 से डिवाइड करोगे सीरीज का वैल्यू मिल जाएगा। बेटा हमारे पास कभी कभी ऐसा वाला सीरीज होता है 1 + x⁻n। अगर ऐसे सीरीज आगे तुम्हारा लॉटरी लगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल सीरीज है, उसका फर्स्ट वेरिएबल 1 होता है। अब मेरे को तुम लोग चीज बताओ, 1 का पावर जो भी ले दो आंसर 1 ही रहेगा, तो ये सीरीज में लिखने की 1 को जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जरूरत पड़ती है x को लिखना। अरे वो सर, तो 1 + x अगर तो लॉटरी लगी तुम्हारी, क्योंकि 1 को तो लिख ही नहीं पाएंगे ना हम लोग। 1 का जो भी पावर ले लो, n ले लो, n - जो भी ले लो, तो आंसर 1। ओके, तो फिर इसको लिखना बहुत आसान है। कैसे देखो, स्टार्ट करें NC0 और 1 को लिखने के लिए नहीं बोला है मैंने, तो x सेकंड वेरिएबल है, x सेकंड वेरिएबल है। तो याद रखो, फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? सेकंड वेरिएबल का पावर 0 से लेके n तक बढ़ता है, 0 से लेके n तक बढ़ता है, और फर्स्ट वेरिएबल का पावर n से लेके 0 तक कम होता है। तो ये 0 से लेके n तक बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से। या तुम अगर ऐसे नहीं सोच करो तो एक काम करो ना, मैंने क्या बोला था, ये NCR लिखने के बाद जो यहाँ पे R होता है, वही R सेकंड वेरिएबल का पावर होता है। इस तरीके से याद रख सकते हो। तो बाकी का पार्ट तो लिखना बहुत आसान हो गया बेटा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं NC1 x1 NC2 x2 ऐसे कर करके फाइनली में NCn x⁻n तक यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलो कभी कभी वो बोल देते हैं कि 1 - x⁻n का सीरीज हो तो क्या होगा, 1 - x⁻n का सीरीज हो तो क्या होगा। तो उसको भी उसी तरीके से लिखेंगे हम लोग, NC0 - x⁻0। हाँ, सिर्फ याद रखना कि जहां पे x का ऑड पावर आएगा वहां पे -n रहेगा। जैसे -NC1 x⁻1, इवन आएगा तो प्लस रहेगा, -NC3 x⁻3 प्लस डॉट डॉट करके फाइनली जो भी रहेगा NCn - x⁻n बोल दो। अब n पर डिपेंड करते हैं कि वो क्या होगा। ठीक है, अब देखो
हम लोग इन दो सीरीज के यूज करके बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे तुमको ये क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है तुमको, उसमें एक तरह का क्वेश्चन होता है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा x प्लस वाई रेज़ टू n, बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा x प्लस वाई रेज़ टू n, तो बेटा इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n प्लस वन, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n प्लस वन, n प्लस वन। तुम लोग बोलोगे सर क्यों? अरे बेटा एक काम करना, एक काम कर, यहाँ पे a प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर स्प्लिट करके देख ले, या x प्लस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर स्प्लिट करके देख ले, तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर ब्रैकेट का पावर 2 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे बेटा, 3 आ रहे, नंबर ऑफ टर्म्स 3 आ रहे, 3। तो 3 का मतलब आपने क्या किया, उस ब्रैकेट के पावर में 1 जोड़ दिया ना बेटा। इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, करेक्ट है। जैसे तुमको ये फर्स्ट पार्ट हो गया। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि 3 वेरिएबल देता है, टाइम ले देता है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बोल देता है और बोलता है कि इसके नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, इसके नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। तो बेटा अगर ऐसे ट्रायंगल के नंबर ऑफ टर्म्स अगर पूछ रहा है ना, तो उसका शॉर्ट ट्रिक है, उसका शॉर्ट ट्रिक याद रखो तुम लोग, वो होता है n प्लस वन इंटू n प्लस टू होल डिवाइडेड बाई 2, n प्लस वन n प्लस टू होल डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग इसको प्रूव करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको करने वाला नहीं हूँ, जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यूज, है ना। अब इसको अगर बाइनोमियल एक्सपेंड करना है, किसी बच्चे को क्वेश्चन आ रहा है इसको अगर बाइनोमियल एक्सपेंड करना है, तो एक काम करो, x को फर्स्ट टर्म बोल दो और y प्लस जेड को सेकंड टर्म बोल दो, सेकंड वेरिएबल, आई मीन टू से सेकंड वेरिएबल। x को फर्स्ट वेरिएबल बोलो और y प्लस जेड को सेकंड वेरिएबल बोलो। तो करना भी चाहते हो तो इसका प्रूफ भी देख सकते हो तुम लोग, कैसे प्रूफ है इसका, देखो। तो अगर मैं इसको एक्सपांड कर लूं, तो एक्सपांड करने के बाद बेटा क्या होगा, देखो nc0 ब्रैकेट का पावर n है, तो फर्स्ट का पावर हाईएस्ट और सेकंड का तो y प्लस जेड का पावर 0 होगा, प्लस करके पहले का घटाते जाओ और दूसरे का बढ़ाते जाओ पावर। तो nc1 x रेज़ टू n माइनस 1 y प्लस जेड रेज़ टू 1 प्लस nc2 x रेज़ टू n माइनस 2 y प्लस जेड का पावर जेड का पावर, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो देखो अब मैं अगर तुम लोग को बोल दूं, मैं तुम लोग अगर बोल दूं y प्लस जेड रेज़ टू 0 कितना होगा बेटा, 1 होगा, और ये भी 1 ही होगा। तो मैं ऐसे बोलूं कि अब इसका प्रूफ इधर दिखा दो बेटा, इसका प्रूफ इधर दिखा देता हूं। जो हमारा फर्स्ट टर्म है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है, कौन सा, ये वाला फर्स्ट टर्म है, उसमें nc0 1 हो गया, तो वो तो कांस्टेंट हो गया, y प्लस जेड रेज़ टू 0 वो भी 1 है, वो कांस्टेंट है। तो कितना वेरिएबल बचा, एक ही वेरिएबल बचा। तो इन फर्स्ट टर्म देयर इज ओनली वन वेरिएबल, देयर इज ओनली वन वेरिएबल। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेकंड टर्म में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कि सेकंड टर्म में नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर देखेंगे तो देखो nc1 तो कांस्टेंट होगा क्योंकि वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना, ब्रैकेट का पावर n तो कांस्टेंट होता है बेटा, r वेरिएबल होता है, याद रखना मेरी बात। देखो n कांस्टेंट होता है, लिख रहा है ऊपर इधर, n कांस्टेंट है बेटा, वेरी कौन कर रहा है, r वेरी कर रहा है ना, r वेरी कर रहा है, n कांस्टेंट है, r वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, वी आर जस्ट लुकिंग कि टर्म में कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो x रेज़ टू n माइनस 1 ये वेरिएबल हो गया, और y प्लस जेड ये एक वेरिएबल हो गया, लेकिन ये x रेज़ टू n माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा y को और अंदर मल्टीप्लाई करेगा z को। तो बेसिकली यहाँ पे दो वेरिएबल्स मिलेंगे, xy और xz। देख लो x रेज़ टू n माइनस 1 ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो xy और xz ऐसे दो वेरिएबल्स मिलेंगे। तो सेकंड टर्म में दो वेरिएबल मिल रहे हैं अपने को, सेकंड टर्म में दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं। उसी तरीके से थर्ड टर्म के लिए जाते हैं।
ये y प्लस जेड का ब्रैकेट स्क्वायर जब हम लोग स्प्लिट करेंगे, y प्लस जेड का ब्रैकेट को स्प्लिट करेंगे तो 3 टर्म मिलेंगे, क्योंकि ब्रैकेट स्क्वायर में 3 नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो अगर x से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स मिलेंगी, क्योंकि अगर y प्लस जेड स्क्वायर के अंदर अगर 3 टर्म्स है तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद तो टर्म्स नहीं पड़ेंगी, टर्म तो उतनी रहेंगी, तो 3 टर्म्स होंगी, 3 टर्म्स। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थर्ड टर्म में 3 वेरिएबल मिलेंगे। जैसे आप सोच के देखो बेटा, सोच के देखो, y प्लस जेड का अगर मैंने ब्रैकेट स्क्वायर कर लिया और इधर x का कुछ पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा बेटा, y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस z स्क्वायर। अब तुम लोग x से मल्टीप्लाई करके देखो जो भी पावर होगा, xy स्क्वायर 2xyz और xz स्क्वायर, 3 वेरिएबल्स मिल रहे हैं ना, तो थर्ड टर्म में 3 वेरिएबल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कि फाइनल हम लोग पहुंच जाएंगे कितने, किसी ब्रैकेट के एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, n+1। तो अगर फर्स्ट टर्म में एक वेरिएबल, सेकंड टर्म में 2 वेरिएबल, थर्ड टर्म में 3 वेरिएबल, तो n+1 टर्म में n+1 वेरिएबल्स होंगे बेटा। तो इसका मतलब इन नंबर ऑफ वेरिएबल्स का अगर मैं एडिशन कर लूं 1 + 2 + 3 तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे ना वहां पे। सारे अगर वेरिएबल्स जो है उन सबको जोड़ दो, पहला वेरिएबल प्लस और 2 वेरिएबल 3 और 3 वेरिएबल 6 4 10 वेरिएबल, ऐसे कर करके फाइनली मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं आप लोग, नंबर ऑफ टर्म्स। तो कॉमन सेंस की बात है, 1 से लेके n+1 वेरिएबल अपने पास अवेलेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, उसके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लगा सकते तुम लोग। कैसे? तो मेरे को बताओ, अगर 1 to n नंबर का अगर एडिशन चाहते हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एडिशन कैसे निकालते हो बेटा, n × n+1 अपॉन 2 होता है, अपॉन 2 होता है। लेकिन हम लोग कैसे जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, हम लोग इस क्वेश्चन में जा रहे हैं बेटा 1 से n+1 की तरफ जा रहे हैं, 1 से n+1 की तरफ जा रहे हैं। तो सिर्फ करना कुछ नहीं, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एडिशन का फॉर्मूला जो है ना, उसमें n की जगह पर n+1 पुट कर दो तो क्या होगा, देखो इस n की जगह पर n+1 पुट कर दूंगा और इस n, देखो ये वाला इसे और ये इधर, और इस n की जगह पर अगर मैंने n+1 पुट किया तो 1 और 1 2 हो गया, तो n+2 अपॉन 2। इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, हाईली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब 2 मिनट को चार्जिंग लगा देता हूँ मैं, चार्जिंग।
ओके चलो ये तो हो गया। ओके अब देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, देखो ये तो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दूसरे होते हैं कि सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालो, सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालो। सम ऑफ कोएफिशिएंट से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, सम ऑफ कोएफिशिएंट के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब सम ऑफ कोएफिशिएंट जब भी क्वेश्चन पूछता है कि समझ लो यहाँ पे 1 + x का पावर n, फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट, अगर क्वेश्चन पूछता है फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट, ये क्वेश्चन पूछा तो करना कुछ नहीं है, ट्रिक बताता हूँ ट्रिक बेटा, करना कुछ नहीं है, जो वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स की जगह पर 1 पुट कर लो, पुट x = 1, तो इसका मतलब 1 + 1 2n। तुम लोग बोलोगे सर ऐसे कैसे आपने 1 पुट कर लिया, देखो यहाँ पे देखो x + y अगर ब्रैकेट स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, तो x² + 2xy + y², इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो अच्छा इसके कोई सम ऑफ कोएफिशिएंट में करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इन सबको जोड़ दो तो आंसर कितना आ रहा है 4। लेकिन ये सबका समीशन करने के लिए यहाँ पे जो वेरिएबल्स है x y जो है उसको हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए तुमने क्या किया, यहाँ पे पुट x = 1 एंड y = 1, ये पुट करने से ही तो ये सम ऑफ कोएफिशिएंट मिला ना बेटा। इसलिए जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट आए तो क्या करना है, तुमको वेरिएबल की जगह पर 1 पुट करना है, वेरिएबल्स की जगह पर 1 पुट करना है ना, आसान क्वेश्चन है। इसलिए बोल रहा हूं बायनोमियल थ्योरम इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल टॉपिक, ठीक है। तो अगर देखो ये ऊपर वाला सीरीज तुम लोग देखो, ऊपर वाला सीरीज देखो, यहाँ पे तुमने x की जगह पर 1 पुट किया, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट किया ना बेटा, राइट में भी 1 पुट होगा x की जगह पर, तो इसका मतलब 2n के वैल्यू क्या आ गया बेटा, यहाँ पे जहां से x से सारे x को हटा दो, तो nc0 nc1 nc2 nc3 ऐसे कर करके फाइनली हम लोग लिखेंगे इसको ncn लिखेंगे बेटा, ncn लिखेंगे। देखो जब भी क्वेश्चन तुमको अगर एग्जाम में पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो झट से बोल देना 2n बोल देना इसका आंसर। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऊपर का n हटा देता है और बोलता है कि c0 c1 + c2 + c3 का आंसर क्या होगा, तो बोल देना 2n। तो 2n आंसर कर बगैर जब r की सारी वैल्यू होंगी, यानी 0 1 2 3 ऐसे अगर r की सारी वैल्यू होंगी तो 2n का आंसर आएगा हमारा, क्लियर है। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर समझ लो इन दोनों के में अगर मैंने जोड़ दिया तो आपको मालूम है कि अगर दो सिमिलर ब्रैकेट विच आर डिफरिंग बाय प्लस एंड माइनस, यानी बेसिकली दो कॉन्जुगेट्स, एक दूसरे के दो कॉन्जुगेट्स का पावर भी सेम है, अगर उन दोनों को जोड़ देंगे तो इवन टर्म्स आएंगे। मैंने बताया था इवन टर्म्स आएंगे, ऑड टर्म कैंसिल होगा, गेटिंग द आइडिया क्लियर, इवन टर्म्स आएंगे। तो इसको मैं बिना ज्यादा सॉल्व किए तो मेरे को डायरेक्टली मालूम है कि इसका जोड़ दूंगा तो इवन टर्म्स बचेगी। तो तुम लोग देखो ना बेटा, ये जो ऑड टर्म्स है ना वो कट जाएंगे ना प्लस माइनस, इवन टर्म्स, लेकिन दो टर्म्स को जोड़ने के बाद डबल हो जाएंगे, तो 2 कॉमन निकल के आएगा, इवन टर्म्स nc0 x⁻0, क्योंकि 0 भी इवन टर्म का ही पार्ट आएगा बेटा, nc2 x2 nc4 x4, ऐसे कर करके फाइनली जो भी लास्ट में इनका पावर हो उसके अकॉर्डिंग फाइनल आंसर आएगा। कभी कभी क्या करते हैं ना, सिर्फ सीरीज के बारे में पूछते हैं, सीरीज के बारे में, तो अगर वो सिर्फ सीरीज चाहिए तो काम करो, देखो इस 2 से डिवाइड करो, तो इसका मतलब 1 + x⁻n + 1 - x⁻n होल डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, nc0 x0 nc2 x2 nc4 x4, ऐसे कर करके फाइनली यहाँ पर तुम लोग ऐसे इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछ सकता है, तो यहाँ पे अगर मैंने पुट x = 1 किया तो सम ऑफ कोएफिशिएंट मिल जाएगा बेटा, लेकिन x दोनों तरफ पुट करना पड़ेगा, गेटिंग द आइडिया क्लियर, x दोनों तरफ पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2n आएगा डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये 1 - 1 0 होगा, ये 1 - 1 0 होगा, इसको हटा दो, 1 + 1 2 2n/2 होगा, तो यहाँ से सारे x को हटा दो, क्योंकि x की जगह पर तुम लोग 1 पुट कर रहे हैं,
इसका मतलब NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट डॉट, अगर ऐसा कुछ आ गया तो बेटा देखो 2n/2 का मतलब 2n-1। इंडेक्स सबका आता है ना, इंडेक्स कैसे करना है बेटा, ये वाला एक स्टैंडर्ड में पढ़ लो बेटा कैसे होता है इंडेक्स का पार्ट। तो देखो इसको याद में रखना है, अगर नीचे आर की वैल्यू अगर इवन आ गई तो 2n-1 सम ऑफ कोएफिशिएंट होता है, शॉर्टकट ऐसे डायरेक्टली। अगर नीचे आर का वैल्यू अगर इवन आ गया 0 to 4 तो 2n-1 डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे बेटा हम लोग। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ, अगर इन दोनों को अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट किए तो क्या होगा, ऑड पावर बचेंगी। तो देखो अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो और बचेगा, तो और बचने का मतलब यहाँ पे 0 नहीं आएगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 आएगा, ऐसा है। गेटिंग द आइडिया। अब अगर उसको फिर से अगर 2 से डिवाइड करके सीरीज लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, तो 1 - x⁴n/2 हो जाएगा। तो देखो NC1 NC3, अच्छा x भूल ही गया हम लोग, x1 NC2 x³ प्लस NC5 x⁵ प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से लिखेंगे। अंडरस्टूड। अब पुट x = 1 कर लो बेटा, सम ऑफ कोएफिशिएंट मिल जाएगा। तो 1 + 1 2, 2n। ये 1 - 1 0 होगा, वैसे तो 0 होगा, तो इस बीच के माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा इधर, तो 2। तो देखो NC1 NC2 NC5 डॉट डॉट। तो देख लो बेटा, अगर r की वैल्यू सारे अगर ऑड आ गई, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती किया बेटा, सॉरी फॉर दैट, हो जाता है कभी कभी। NC3 ठीक है, अगर सारे अगर ऑड कोएफिशिएंट्स आ गए तो इसका भी आंसर 2n-1 ही आता है। तो दो कॉन्जुगेट्स को जोड़ने के बाद सम ऑफ कोएफिशिएंट 2n-1 आता है, या दो कॉन्जुगेट्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद सम ऑफ कोएफिशिएंट 2n-1 ही आता है। यानी ऑड का समेशन 2n-1, इवन का भी समेशन 2n-1 ही आता है। क्लियर हो रहा है? कभी कभी सम ऑफ कोएफिशिएंट इसका भी पूछता है, इसका भी देखो, फाइंड सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ 1 - x⁵n। तो बेटा इसका डायरेक्ट झट से आंसर मैं बताऊंगा 0। सम ऑफ कोएफिशिएंट यहाँ पे आंसर यहाँ पे आएगा 0, डायरेक्टली आंसर 0। सम ऑफ कोएफिशिएंट का इसका डायरेक्ट आंसर बेटा 0 डायरेक्ट 0। क्यों? अरे यहाँ पे फुट x = 1 कर देना बेटा, तो 1 - 1 0। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सिर्फ लेफ्ट में 1 नहीं पुट करना है बेटा, राइट में पुट करना है। तो इसका मतलब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, सीरीज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो NC0 - NC1 प्लस NC2 - NC3। देखो याद रखना, जब r की सारी वैल्यूज आ रही होंगी 0 1 2 3, लेकिन अल्टरनेट माइनस प्लस होगा और बाकी कुछ नहीं बचा होगा, तो आंसर डायरेक्टली 0 लिख दो बेटा, क्योंकि ये इसका एक्सपांशन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो 8C0 8C1 8C2 8C3, तो इसका भी बेटा आंसर कितना लिखोगे? 0 लिखोगे तुम लोग। हैव यू अंडरस्टूड? तो फिर नंबर ऑफ टर्म्स के जो क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे थे, उसी का नेक्स्ट वर्जन वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो
कुछ बेटा क्वेश्चन ऐसे थे कि x प्लस a रेस टू 100 प्लस x माइनस a रेस टू 100, तो बताओ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा। 100 छोड़ दो, इसको मैं क्या करता हूँ 6 ले लेता हूँ, 6 ले लेता हूँ, 6। तो देखो दो कॉन्जुगेट्स आ रहे हैं, x प्लस से x माइनस से, उनका एडिशन हो रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे क्या बचेंगे, सिर्फ इवन कोएफिशिएंट बचेंगे, 0, 2, 4, 6, याद आ रहा है। अच्छा, तो एक तो उस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स निकल, या दूसरा एक शॉर्टकट तरीके से हम लोगों को समझाता, देखो तुम लोगों को समझाता हूं। देखो x प्लस a का पावर 6 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगे इसके, 7 आएंगे, 7 आएंगे, करेक्ट। तो लेकिन 7 प्लस होंगे ना, सारे प्लस होंगे। देखो 1 मैंने अभी पढ़ा था, तो अगर x प्लस a का पावर अगर n होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स बेटा n प्लस 1 होते हैं, n प्लस 1 होते हैं, करेक्ट है। नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होते हैं। तो यहाँ पे 7 टर्म्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 प्लस आएंगे। अच्छा, अब इसमें भी 7 टर्म्स आएंगे, लेकिन रुको, इसमें अल्टरनेट माइनस प्लस आएगा। इसमें 7 टर्म्स होंगे लेकिन अल्टरनेट माइनस प्लस आएगा। कैसे बेटा, अगर तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा a माइनस बी का जो ब्रैकेट स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो पहले प्लस होता है, बाद में माइनस होता है, फिर प्लस होता है, तो पहले प्लस होता है। अगर माइनस का एक्सप्रेशन होगा तो पहले प्लस होता है, बाद में माइनस होता है। तो ये बात तुम लोग ध्यान रखो। तो बेटा अगर मेरे पास टोटल टर्म्स अगर 7 होंगी, 7 होंगी, पहले प्लस आ रहा और बाद में माइनस आ रहा, इसका मतलब 7 में से 4 प्लस होंगे और 3 माइनस होंगे। देखो कैसे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दिख रहा है, अल्टरनेट होगा ना बेटा, अल्टरनेट ठीक है। अब तुम्हें क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद बेटा ये जो प्लस वाला पार्ट है यानी इवन पावर से वो बच जाएंगे, इवन पावर बच जाएंगे ना। कैसे, NC0 वाला टर्म है, ये NC1 वाला टर्म कट जाएगा, NC2 वाला टर्म बचेगा, NC3 वाला टर्म कट जाएगा, NC4 वाला टर्म बचेगा, NC5 वाला टर्म कट जाएगा। तो बताओ ये टर्म NC0 को रिप्रेजेंट करता है, ये NC0 को रिप्रेजेंट करता है, ये NC2 को रिप्रेजेंट करता है, NC4 को रिप्रेजेंट करता है और ये NC6 को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। तो इसका मतलब टोटल इवन टर्म्स कितने हैं मेरे पास, मेरे पास टोटल इवन टर्म्स आएगी 4, टोटल इवन टर्म्स आएगी 4, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा, अगर इन दोनों को मैंने सब्सट्रैक्ट किया होगा, सब्सट्रैक्ट किया तो सारी इवन टर्म कैसे होंगे, सिर्फ ऑड टर्म बचेगी, सिर्फ ऑड टर्म बचेंगी। तो ऑड टर्म कौन सी, जो माइनस वाले टर्म से ऑड टर्म, NC0 NC1 इस तरीके से। तो ऑड टर्म्स कितने देते, 1 2 3, तो 3 ऑड टर्म्स मिलेंगे। तो यहां से कैन वी मेक अ शॉर्ट ट्रिक, यहां से कैन वी मेक अ शॉर्ट ट्रिक, कैन वी मेक अ शॉर्ट ट्रिक्स। देखो तो इसमें बेटा नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स दो आती, इवन आती है और ऑड आती है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी ऐसे कॉन्जुगेट वाले दो ब्रैकेट्स होते हैं और उनका पावर अगर इवन होगा, पावर अगर इवन होगा तो उनको जोड़ने से इवन टर्म्स आती है, उनको जोड़ने से एडिशन से इवन टर्म आती है और उनको सब्ट्रैक्ट करने से ऑड टर्म आती है, ठीक है। तो देखो, तो इस 6 को हम लोग बोलेंगे n, तो n मेरा यहाँ पे इवन हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ब्रैकेट का पावर अगर इवन होगा 6 होगा तो इवन टर्म्स कितने मिल रहे हैं मेरे को, 4 मिल रही है। तो 6 से 4 कैसे बना सकते, तो एक काम कर सकते हैं ना, n/2 + 1 करेंगे, देखो करके, 6/2 + 1, 3 + 1 = 4 हो गए बेटा, इवन टर्म 4 आ गए। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर ब्रैकेट का पावर इवन होगा कॉन्जुगेट्स के और उनके इवन टर्म्स निकालने, जोड़ने के बाद एडिशन करने के बाद, तो n/2 + 1 करूंगा। और ऑड टर्म कैसे निकालोगे, प्योरली n/2 होगा, यानी 6/2 = 3 ना बेटा, देख लो करके, ज्वाइन हो रहे
इस तरीके से तुम लोग इसको कर सकते हो। इज इट सिंपल? वेरी वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अगर तुमको क्वेश्चन किसी ने पूछा कि x प्लस a रेस टू 100 प्लस x माइनस a रेस टू 100, तो वो पूछेगा कि इसकी इवन टर्म्स बताओ, इवन टर्म्स यानी इवन कोएफिशिएंट वाले टर्म्स, और इसको ऑड टर्म्स बताओ। कुछ नहीं करना है, अभी मैंने ट्री बताया। तो n/2 + 1, तो इसको n बोल देंगे बेटा। तो n/2 + 1 यानी 100/2 + 1 यानी कितना? 51। और ऑड टर्म्स 100/2 कितना हो गया? 50। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 101। ब्रैकेट का पावर देखो 100, तो इसके 101 प्लस इसके 101, गेटिंग द आइडिया? इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम लोग ट्री जिसमें इसका पावर ऑड होगा, इसका पावर ऑड होगा, इसका पावर ऑड होगा, तो कैसे करेंगे? देखो, अगर मैंने x प्लस a रेस टू 7 ले लिया प्लस x माइनस a रेस टू 7 ले लिया, अब फिर से दोहराओ बेटा, यहाँ पे प्लस करने से किसी भी दो कॉन्जुगेट्स के पावर्स को, दो कॉन्जुगेट को भी पावर है बाइनरी एक्सप्रेशन, उसको प्लस करेंगे तो इवन टर्म्स मिलेंगी, NC0 NC2 NC4। अगर माइनस करेंगे तो ऑड टर्म्स मिलेंगी, याद रखना। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे पावर ऑड ले रहा हूँ। तो अब फिर से बताओ, x प्लस a का पावर 7 है, तो कितने टर्म्स मिलेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 मिलेंगी। लेकिन 8 में से बेटा 4 इवन होंगी, 4 ऑड होंगी, यानी 4 प्लस होंगी, 4 माइनस होंगी। देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह। अब इसमें अगर मैं जोड़ दूं तो सारे ऑड वाले टर्म्स, यानी देखो, इसको पहले को 0 बोलेंगे, इसको 1, NC0 NC1 NC2 NC3 NC5, सारे ऑड वाले कट जाएंगे, इवन बचेंगे। तो बेटा बताओ यहाँ पे इवन टर्म्स कितने बचेंगे? इवन टर्म्स कितने बचेंगे? 1 2 3 4, 4 इवन टर्म्स बचे। अगर इन दोनों को मैं माइनस करता तो ऑड टर्म्स मिलती मेरे को, ऑड टर्म्स, और सारे इवन टर्म्स कैंसिल होते हैं, यानी 0 वाला पार्ट कैंसिल होता, 2 वाला पार्ट कैंसिल होता, 4 वाला पार्ट कैंसिल होता, NC4 और NC6 कैंसिल होता, सिर्फ बचता क्या? NC1 NC3 NC5 वाला पार्ट और NC7 वाला पार्ट। तो ऑड टर्म में बेटा इंटरेस्टिंग इसमें 4 है, तो ये तो बहुत आसान तरीका हो गया। तो अगर ब्रैकेट का पावर अगर ऑड आ गया तो इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स सेम ही होती है। तो कैसे निकालोगे डायरेक्टली? इसमें इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? 7 + 1/2 दोनों के लिए करेंगे। 7 + 1/2 यानी कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा? शॉर्ट ट्रिक इसका होगा, शॉर्ट ट्रिक होगा n + 1/2, बस याद रखो, n + 1/2। चलो, हमने यहाँ पे बहुत सारा थ्योरी का पार्ट कर लिया। 1.5 घंटा लगभग हो गया हमारा, 1.5 घंटा लगभग हो गया। ठीक है, कुछ बेटा हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो तुमको आइडिया जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो चलो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे तुमको स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन दिख रहा है? अच्छा,
क्वेश्चन बेटा रीड करो अच्छे से, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन तुम लोग को वहाँ पे दिख रहा है। अब जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं देखो, 3x minus 1 upon x root 3 raised to power 20, find the 11th term of the expansion। तो क्वेश्चन में तुम लोग को यहाँ पे दिया है 3x minus 1 upon x root 3 raised to power 20, find 11th term of the expansion, find 11th term, find 11th term। तो लगभग 1.5 घंटे के बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, याद रखो तुम लोग, बाद में जो वीडियो देखने तक याद रखो, 1.5 घंटे के बाद हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, 1.5 घंटे हमने पहले थ्योरी किया, ठीक है। फाइंड 11th टर्म। तो बेटा टर्म का फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते हैं, टी आर प्लस 1 लिखते हैं, बराबर, टी आर प्लस। लेकिन टर्म का वैल्यू से आर का जो वैल्यू होता है एक से कम होता है। कोई भी टर्म का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बेटा तुम लोग, एनसीआर याद रहो, रिकॉल कर रहे हो, रिकॉल कर रहे हो। अब मैंने इसको बोल दिया x, ये हमारा x हो गया, ये वेरिएबल बोलने के लिए वेरिएबल बोल रहा हूँ। x की जगह पर कौन आ रहा है, 3x आ रहा है, और y की जगह पर कौन आ रहा है, -1 upon x रूट 3 आ रहा है, क्लियर है। तो x का पावर है n माइनस r और y का पावर है इसका पावर, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है तुम लोगों को बेटा, कुछ नहीं करना है, उस x को रिप्लेस कर लो किससे, 3x से रिप्लेस कर लो। तो और r का वैल्यू कहां से लाओगे, r का वैल्यू देखो टर्म 11 तो 11 से माइनस कर लो, r का वैल्यू मिल जाएगा। मैंने बोला था ना कि r के वैल्यू टर्म से एक कम होता है। तो n के n यहाँ पे n अपना 20 बेटा, n 20 है ना, n 20, तो इसका मतलब 20c10 3x रेज़ टू इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 10 इंटू -1 अपॉन x रूट 3 -1 अपॉन x रूट 3 का पावर ये होगा बेटा, वही तो पढ़ा था हमने, रेज़ टू पावर 10। अब सिर्फ टर्म पूछ रहा है तो क्यों बिना मतलब क्यों सॉल्व करें, आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, इसी क्वेश्चन को इसी यहाँ भी छोड़ देंगे। सॉल्व करना है तो सॉल्व करो बेटा, इंडेक्स रिसर्च का आपका 8 का पार्ट है, अगले साल जा रहे हैं हाँ 8 में गेटिंग अ पॉइंट मजाक किया, सीरियस से मत लेना उसको। अब चलो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखना है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जब मैं रुकता तब स्क्रीनशॉट लिया करो। अच्छा सेकंड जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करने में कोई वक्त नहीं लगाएंगे हम लोग, थ्योरी में वक्त कर रहे हैं, क्वेश्चन में कोई वक्त नहीं लगाएंगे। फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन, बहुत आसान क्वेश्चन ये वाला भी। ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, रीड करो तुम लोग, x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर हाफ रेज़ टू पावर 6 प्लस x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 रेज़ टू पावर हाफ रेज़ टू पावर 6। ठीक, एक काम करो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स निकालना है, तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल या हमारा सेकंड वेरिएबल, इसको हम लोग अज्यूम करेंगे, क्लियर है। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन करके देखते हैं कैसे आता है। अब तुम थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये देखो दो कॉन्जुगेट्स आ रहे हैं, x प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए। अरे देख लेना बेटा, कैन वी लुक एट लाइक दिस, जो भी होगा a का पावर हाफ और ये x माइनस a का पावर हाफ रेज़ टू 6 वही आ रहा है। तो मैंने तुम लोग को क्या बोला था, x प्लस a और x माइनस a, अगर ये दो कॉन्जुगेट्स को अगर जोड़ दोगे तो इवन टर्म्स बचेंगी, nc0 nc2 nc4, क्लियर हो गया, इवन टर्म्स बचेंगे। तो इवन टर्म्स का मतलब क्या होगा, देखो 2 टाइम्स बचेंगे ना, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2 टाइम्स बचेंगे, आर गेटिंग अ पॉइंट। तो x प्लस a रेज़ टू हाफ, तो ये तुमको मालूम है 2 टाइम्स गेटिंग अ पॉइंट।
n कितना n बेटा 6 है, तो 6c0 यहाँ पे कैपिटल एक्स की जगह पर मैंने x किया है, x इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 6 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 रेस टू हाफ का पावर 0 दिख रहा है क्या बेटा इधर, इस तरीके से कुछ नहीं, बहुत आसान पार्ट है। प्लस अब कौन सा 6c2 लिखो, 1 नहीं लिखा क्योंकि प्लस क्या तुमने कॉन्जुगेट से तो 6c2, चलो जल्दी कर लेते हैं। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन x रेज़ टू 4, तो x क्यूब माइनस 1 रेज़ टू हाफ रेज़ टू पावर ये 2 बेटा, क्लियर है, 2 हो गया। अब बेटा इस 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 हो गया, प्लस 6c4, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन पावर 2 होगा, x क्यूब माइनस 1 का पावर हाफ का पावर, तो यहाँ पे तुम्हारा 2 आएगा, गलती से मैंने लिखा, ये वाला पावर इधर जाना चाहिए ना बेटा, ये 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे 4 आ गया, तो इसको 2 से हम यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। अब x का मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है ये पूछ रहा है, कितना आ रहा है, तो ये तो n3 रेज़ टू 0 क्या होगा, 1 होगा, तो ये तो 1 हो गया बेटा, 1 हो गया, इसको हटा दो, तो यहाँ पे x का पावर 6 दिख रहा है मेरे को, ये भी 1 हो गया, इसको हटा दो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो मेरे पास, तो यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो x रेज़ टू 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 कितने बच रहे हैं, ये 2 और 2 कट गया ना, तो x रेज़ टू 4 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ज्यादा से ज्यादा x का पावर इधर कितना मिलेगा, x रेज़ टू 7 मिलेगा, मालूम है ना सबको बेटा, x रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू 3, बेस अगर सेम होगा तो इंडेक्सेस का एडिशन x रेज़ टू 7, क्लियर है, तो मैक्सिमम यहाँ पे x का पावर 7 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 का पावर 2 आ गया और यहाँ पे x रेज़ टू 4 आ गया, सॉरी x रेज़ टू 2 आ गया, ये तो बेटा इसको स्प्लिट करोगे तो इसमें से मैक्सिमम x रेज़ टू 6 मिलेगा और x स्क्वायर होगा, गेट होगा, तो x रेज़ टू 2 इंटू 6 कितना होगा, x रेज़ टू 8 होगा, दिख रहा है तुम लोग, ये वाला कॉम्बिनेशन इधर x का पावर 8 दे रहा है। अब और एक टर्म लिखेंगे, इसके और एक टर्म लिखेंगे, प्लस यहाँ पे इसके आगे 6c4 का क्या होगा, 66 होगा, 66 होगा, तो x का पावर 0 होगा और एक्स क्यूब माइनस 1 का ब्रैकेट का पावर हाफ रेज़ टू, यहाँ पे 6 होगा बेटा, यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे क्यूब आ रहा है, तो अगर क्यूब करेंगे तो बेटा एक्स रेज़ टू 0 तो 1 हो गया, इसको हटाओ, इसके भी 1 हो गया, इसको हटाओ, तो एक्स क्यूब का क्यूब तो एक्स रेज़ टू 9, और यही हमारे लास्ट टर्म में है ना, यही हमारी उस एक्सपांशन की क्या है बेटा, लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म में एक्स रेज़ टू 9 का पावर मैक्सिमम आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, आंसर मैक्सिमम पावर ऑफ x इज 9, क्योंकि 6 से 6 आ गया तो लास्ट टर्म पर आ गया ना बेटा, हम लोग 6 आ गया तो लास्ट टर्म पर आ गया बेटा। देखो है ना मजेदार क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत देख लो, रिपीट करके देख लो, कोई इशू नहीं इसमें। लास्ट टर्म तक चले गए हम लोग, इसके आगे एक्सपेंड होगा ही नहीं, वो इवन पावर दे रहा है, पावर 6 है ना, तो लास्ट में 6 से 6 होगा और आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया बेटा, अच्छे से कर लिया। चलो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। x रेज़ टू 5 प्लस 10 x रेज़ टू 4a प्लस 40 x क्यूब a स्क्वायर प्लस 80 x स्क्वायर a क्यूब 80 x a रेज़ टू 4। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हम जल्दी से करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, x रेज़ टू 5 प्लस जो बीच में लिखा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट एंड लास्ट 32 a रेज़ टू 5
32 a रेज़ टू 5। अब वो पूछ रहे हैं किसका एक्सपेंशन है, तो बेटा कोई भी एक्सपेंशन फर्स्ट और लास्ट टर्म से ढूंढते ना हम लोग। देखो कैसे, अगर मैंने x प्लस वाई का ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिखते हैं बेटा इसको। तो फर्स्ट टर्म में अगर x होगा तो यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, y होगा तो यहाँ पे y स्क्वायर आएगा। वही लॉजिक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो बीच के टर्म देखने की मेरे को जरूरत नहीं है। तो ये किसका एक्सपेंशन होगा देखो, क्या है, राइट इट लाइक, अगर ऑप्शन पर ध्यान दे दोगे तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन सी x प्लस 2a रेज़ टू 5 इज करेक्ट आंसर। अब वो बोलोगे क्यों सर, क्यों करेक्ट है? अब कॉमन सेंस की बेटा एक काम करना बेटा, ये पहला होगा x रेज़ टू 5 होगा, करेक्ट है, इसका पहला टर्म लिखा। चलो इसका इस एक्सपेंशन का मैं फर्स्ट टर्म लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म लिखता हूँ। तू भी क्या याद रखेगा, NC0 यानी 5C0 5 है ना हमारे यहाँ, x का पावर 5 और 2a रेज़ टू 0। और लास्ट टर्म देख ले, लास्ट टर्म 5C5 लास्ट कितने हो, x का पावर 0 इस सब्ट्रैक्शन और 2a का पावर 5 होगा। तो बेटा इसको हटाओ, ये 1 हो गया, इसको हटाओ ये भी 1 हो गया, तो x रेज़ टू 5 आ गया, करेक्ट। इसको हटाओ ये 1 आ गया, इसको भी हटाओ ये 1 आ गया। अब 2 का रेज़ टू 5 कितना होता है, 32 और a रेज़ टू 5, इस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से एक्सपेंशन हम ढूंढ लेते हैं, कैसे करते हैं यहाँ पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला, इसमें कोई दम ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है जितना थोड़ा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a प्लस x माइनस a रेज़ टू 100। देखो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटा, x प्लस a रेज़ टू 100 प्लस x माइनस a रेज़ टू 100। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, टोटल टर्म्स पूछ रहा है। तो एक काम करो बेटा, ये कॉन्जुगेट्स दो है ना, x प्लस a x माइनस a, इनका एडिशन हो रहा है, तो इवन टर्म बचेगी, इवन है, इवन टर्म बचेगी। और एक पावर क्या है, इवन आ रहा है, पावर इवन आ रहा है। तो अगर पावर इवन होगा टोटल टर्म्स इवन टर्म्स आएंगे। देखो बेटा पावर इवन होगा और उसमें इवन टर्म निकालने के लिए अभी मैंने फॉर्मूला दिया था, नोटबुक तुमने लिख के लिया होगा, नोट्स बनाना पड़ेगा पैरेलली। और वो शॉर्टकट फॉर्मूला बताता कि इवन पावर में इवन टर्म्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 + 1। बस बात खत्म, 100/2 + 1 = 51। इस तरीके से करेंगे, बस वो शॉर्टकट लगा दो, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स। तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाला, देखो 1 + 3 √x, सॉरी 3 √2x रेज़ टू पावर 9 प्लस 1 माइनस 3 √2x रेज़ टू पावर 9। तो इसमें भी बेटा नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, इसके लिए तो हमने नंबर ऑफ टर्म्स का प्रैक्टिस किया था, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं। अब देखो पावर क्या रहा, ऑर्डर, तो ऑड पावर आ गया तो लॉटरी लग गई, क्योंकि ऑड पावर में बेटा अगर हमारा ऑड पावर अगर आ गया तो लॉटरी लग गई, ऑड पावर आ गया तो लॉटरी लग गई। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ऑड पावर आ गया तो नंबर ऑफ इवन टर्म्स और नंबर ऑफ ऑड टर्म्स सेम ही होती है, तो हम लोग निकालते कैसे उसको, n + 1/2, तो इसका मतलब 9 + 1/2, तो इसका मतलब 5 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेरे साथ तुम लोग भी सॉल्व किया करो बेटा। 6th टर्म इन द एक्सपेंशन। अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क क्लिक कर सकते हो। मैं थोड़ा तुम लोग को हिंट बताता हूँ, अगर जो लोग पहले से अभी ट्राई कर रहे हैं क्वेश्चन को, अभी थोड़ा उनको प्रैक्टिस नहीं हुआ तो देख लो। -1/3x² का होल पावर 10 पूछ रहा है 6th टर्म, तो बेटा बहुत क्वेश्चन आसान है। एक काम करो, टर्म निकालने से पहले आर की वैल्यू जरूरी है, तो आर कैसे निकालते हो, टर्म से एक माइनस कर लो, आर का वैल्यू मिल जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 5 है। तो इसका मतलब 6th टर्म के लिए आर का वैल्यू 5 है, NC5 ये हमारा पहला वेरिएबल 2x², उसका पावर
इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 5 है। और दूसरा वेरिएबल मैंने बोला था -10 होगा तो विथ -10 लेना है यहाँ पे, तो -1/3x², उसका पावर ये सब्सक्रिप्ट ये 5 होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा, इधर आंसर आ गया। हाँ अच्छा, उसने ऑप्शन में इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करो बेटा। अभी इस 10 से 5 को तुम लोग कैसे करोगे, 10 × 9 × 8 5 बार रिड्यूस करना पड़ेगा बेटा इधर तुम लोग को, तो 7 × 6, तो यहाँ पे 5 × 3 × 2 × 1 4, सॉरी बचा 4 बचा यहाँ पे बेटा, 3 × 2 × 1, तुम लोग देख लो यहाँ पे 2⁵5 इधर आ गया, इसको अलग अलग कर लो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इधर 2x⁻10 हो गया, और ये 5 इधर दिया पावर, तो इसका मतलब -1 का रेज़ टू 5 4 डिवाइड बाय 3 का पावर 5, इसको अलग कर लो बेटा, x का पावर 10, x का पावर 10, x का पावर 10 कट गया यहाँ से, क्लियर है, x का पावर 10, x का 10 कट गया। तो इंडेक्स के बारे में किसी को डाउट है, शक है, तो देख लो बेटा इधर, देख ले इसको कैसे करते बेटा तुम लोग, ये पावर 2 को अलग करेंगे मल्टीप्लाई 2⁵5, और x का पावर 5 होता है, तो ये 5 और 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 2⁵5 × x का पावर 10, इस तरीके से इसको हमने किया। ठीक है, अब बेटा एक कैलकुलेशन पार्ट तुम लोग कर लो अच्छे से, देख लो कौन सा आंसर आ रहा है, ये तुमको होमवर्क के लिए देता हूँ, तुम बिना मतलब कि यहाँ पे टाइम नहीं गवाएंगे, तो आ गया आंसर तुम्हारा, ठीक है, ओके।